In the name of Allah, who is most beneficent and most merciful. Assalamu alaikum aspirants, how are you? Hope you are all fine. So, in our today's video, we are just starting our new subject, which is comprised of 200 subjects, which is the most scoring subject of both PMS and CSS, political science. So, as you know that there are two papers of political science, paper 1 and paper 2. तो दो इसके ब्रेक डाउन हैं, ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस की। तो इस आपके सामने इसकी आउटलाइन मौजूद है, ठीक है, अपडेटेड आउटलाइन है ये। पार्ट ए पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर 1 होता है, ठीक है, उसके दो पोर्शंस हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में से 50 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और पार्ट बी में से भी 50 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। यानी इसका मतलब यह है कि 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं पार्ट बी में से आते हैं, 2 लॉन्ग क्वेश्चन पार्ट ए में से आते हैं, और 10-10 नंबर के 20 नंबर टोटल हो गए, वो MCQs आते हैं, ठीक है। तो आपने इसको इसके अकॉर्डिंग जो है प्रिपेयर करना है। पार्ट ए में वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स हैं, ठीक है, वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफर्स हैं कुछ, ठीक है, प्लेटो, अरिस्टोटल, मैकवली, होब्स, लॉक, रोजेसो, कार्ट, मिल, बेंथम, हीगल, मार्क्सिज्म, लेनिन, माओ, ग्रामसी, कार्ल पॉपर, पिरेरे, बोडू, जॉन रॉल्स, फ्रांसिस फुकुयामा, फोकाल्ट, डेरिडा, किकरगार्ड, जीन पॉल सत्रे, एंड्रेस डेस्कार्ट, ठीक है। ये कुछ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स हैं। और मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट्स फिलोसफर्स हैं अल-फरीबी, अल-मुवर्दी, इब्न रुश्द, इमाम गज़ाली, इब्न तमीमिया, निज़ामुल मुल्क तूसी, इब्न खुल्दून, शाह वलीउल्लाह, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, जमालुद्दीन अफ़गानी एंड राशिद रिदा। सो ये कुछ जो हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल फ़िलोसफर्स हैं और मुस्लिम पॉलिटिकल फ़िलोसफर्स हैं पार्ट ए में। तो आपने परेशान नहीं होना कि इतने ज़्यादा फ़िलोसफर्स हैं तो हम इनको कैसे करेंगे, ठीक है। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं जो तकरीबन पास्ट पेपर्स में और ट्रेंड के अकॉर्डिंग जो है वही करते हैं, सारे फ़िलोसफर्स नहीं करने होते। तो इसके ऊपर आप देख रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस पे क्रॉस लगाया हुआ है। पहले यहाँ पे एक सब्जेक्ट था इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है, CSS में। सो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करती हूँ कि वो पॉलिटिकल साइंस को ऑप्ट करें, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर ओवरऑल हमें जो है फिर करंट इश्यूज़ को भी देखना पड़ता है, ठीक है, और ओवरऑल पूरी दुनिया में किस किस मुल्क के क्या क्या ताल्लुकात चल रहे हैं, अच्छे बुरे, वो सारा कुछ देखना पड़ता है, और पीछे पास्ट उसकी हिस्ट्री देखनी पड़ती है। अब चूँकि इंटरनेशनली बात हो रही है तो फिर हमें और नाम याद करने में जो है मुश्किल होती है। आप अगर इधर ही देखें पॉलिटिकल साइंस में तो वेस्टर्न पॉलिटिकल, सिर्फ यहाँ पे वेस्ट की बात हो रही है, तो ये सारे नाम आपको डिफ़िकल्ट लगे ना फ़िलोसफर्स के, तो वो तो फिर सारा जो है सियासत वगैरह और फिर हर चीज़ में के अंदर आपको याद करने पड़ते हैं नाम, तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से पॉलिटिकल साइंस जो है वो ज़्यादा बेस्ट सब्जेक्ट है एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट बी है। पार्ट बी के अंदर स्टेट सिस्टम है कि कौन सा स्टेट सिस्टम होता है, ठीक है, पॉलिटिकल कंसेप्ट है वेस्टर्न का भी इस्लामिक का भी, कंपैरेटिव पॉलिटिशियंस हैं कि किस तरह से काम करते हैं, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, इंस्टीट्यूशंस हैं, रोल ऑफ गवर्नमेंट, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, किस किस्म की गवर्नमेंट होती है पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ कौन सी हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या काम करती है। उसके बाद पेपर 2 है, पॉलिटिकल साइंस का पेपर 2। उसके अंदर जो है मुख्तलिफ हैं, कंपैरेटिव और एनालिटिकल स्टडी है पॉलिटिकल सिस्टम की। और पेपर बी के अंदर इसके पार्ट बी में 70 मार्क्स का होता है, पार्ट ए इसका 30 मार्क्स का होता है, और पार्ट बी जो है वो 70 मार्क्स का होता है। उसकी आउटलाइन जो है नेक्स्ट जब हम इंशाल्लाह पॉलिटिकल साइंस का पेपर 2 करेंगे दोबारा आपके साथ शेयर कर देंगे, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशंस कुछ हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि आज एक ही वीडियो में आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स फिलोसफर कंप्लीट करवा दिए जाएँ, ताकि आपको बार बार जो है वीडियो सर्च आउट ना करनी पड़े हर एक फ़िलोसफर की सेपरेटली, ठीक है। सो फर्स्ट जो हमारा पॉलिटिकल वेस्टर्न फ़िलोसफर है वो है प्लेटो, ठीक है। प्लाटो को जो है वो फ़िलोसफर किंग्स भी कहा जाता है, प्लाटो को, ठीक है। तो ये क्या करता है बेसिकली, इसने एथेनियन सोसाइटीज़ के अंदर कहा कि दो इश्यूज़ हैं, रोल ऑफ इग्नोरेंट पीपल का और पॉलिटिकल सेल्फिशनेस जो है वो ज़्यादा है, वो रूल कर रही है। तो पॉलिटिक्स ने डेमोक्रेसी दी, ठीक है, फिलोसफी ऑफ स्टेट इसको कहा जाता है। तो जी है जी। तो अभी हम बात कर रहे थे प्लाटो की फिलोसफर किंग्स उसको कहा जाता है, ठीक है। ये MCQs में बात पूछी जा सकती है, और ये ऊपर जो है पेपर 2 की आउटलाइन है। नेक्स्ट अब हम इसी को डिटेल से डिस्कस करते हैं प्लाटो को, ठीक है। प्लाटो ने बेसिकली जो है वो क्या कहा कि रिपब्लिक ऑफ जो है प्ले उसने थ्योरी दी। उसने कहा कि इफ़ वी वांट टू गेट रीड दोज इश्यूज देन वी नीड टू काइंड ऑफ आइडियल स्टेट,
ठीक है। आइडियल स्टेट की उसने थ्योरी दी, अगर ये क्वेश्चन आता है आइडियल स्टेट की थ्योरी किसने दी, इस पर नोट लिखें, ठीक है। तो इसमें आप प्लाटो के बारे में सारा लिखेंगे। तो उसने कहा कि अगर हम चाहते हैं कि हम इन इशू से जो है खलासी हासिल कर लें, तो हमें चाहिए कि हम एक आइडियल स्टेट दें, ठीक है। सो हमें चाहिए वी नीड कंसेप्ट ऑफ जस्टिस अकॉर्डिंग टू प्लाटो। उसने कहा तो हमें फिर चाहिए कंसेप्ट ऑफ जस्टिस, ताकि इंसाफ हो, ठीक है, अमीर गरीब सब बराबर हों, एक आइडियल स्टेट हमें मिले, तभी ये सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। तो इश्यूज़ कौन से थे, ये पीछे अभी हमने पढ़ा है कि रूल है इग्नोरेंट पीपल का, और पॉलिटिकल सेल्फिशनेस जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो उसने कहा कि कंसेप्ट ऑफ जस्टिस है जो कि बेस किस पे करता है, उसने कहा जस्टिस इज द प्रोडक्ट ऑफ क्लास डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन। सो अकॉर्डिंग टू प्लाटो गिविंग एवरी पर्सन हिज ड्यू शेयर इज़ जस्टिस, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये था, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम कैसे जस्टिस देंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्लास डिवीजन को देखना पड़ेगा और स्पेशलाइजेशन को देखना होगा, ठीक है। रिपब्लिक की इसने एक पूरी जो है किताब लिखी इसी टॉपिक के ऊपर कि हमें किस तरह से है वो गेट रिड करना चाहिए इन सारी बुराइयों को, और फिर आइडियल स्टेट किस तरह जो है वो फॉर्मुलेट हो सकती है। ये टॉपिक आप डिटेल से पढ़ सकते हैं, ठीक है। एफपीएससी ने जो बुक रिकमेंड की हुई है जूड हॉर्डन की बुक से, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आप यहाँ से कंसेप्ट जो है अपने ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं। अब रिपब्लिक बुक में उसने थ्योरी ऑफ जस्टिस दी, ठीक है, और डिफरेंट थ्योरीज उसने दी। थ्योरी ऑफ एजुकेशन दी कि एजुकेशन के ज़रिए हम किस तरह जो है वो ऊपर आ सकते हैं, जस्टिस को पा सकते हैं। कम्युनिज्म थ्योरी दी, फिलोसफर किंग की थ्योरी दी, ठीक है, और इसे फिलोसफर किंग भी कहा जाता है। सो ऑल दिस 4 पॉइंट जितनी उसने थ्योरीज दी आर मेड थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट। ये चारों मिलके क्या बनाती हैं, आइडियल स्टेट, कि जस्टिस हो वहाँ पे, ठीक है, एजुकेशन हो हर बंदे के पास, कम्युनिटी हो, ठीक है, आपस में मिलजुल के रहते हैं, और फिलोसफर किंग जो है वहाँ पे रूल करता हो। सो हर इंसान के अंदर वो कहता है प्लाटो की 3 तरह की ख्वाहिशात होती हैं, 3 उसकी डिज़ायर्स होती हैं जो किसी भी क्लास का स्ट्रक्चर डिफ़ाइन करती हैं, ठीक है। उसने ये आपके सामने एक वो बना हुआ है, बुत सा बना हुआ है, स्टैचू सा, तो उसे आप देखें कि मैंने देखे एक सर बनाया हुआ, नीचे उसका धड़ बनाया हुआ और सेंटर में उसका पेट है, ठीक है। उसने कहा कि 3 जो हैं वो क्लासेस हैं, ठीक है, जो डिफ़ाइन करती हैं। पहली जो क्लास है जो दिमाग से काम करती है, ठीक है, इसको उसने कहा कि ये रैंडम या फिर विजडम वाली क्लास है, ठीक है, जो रूलिंग क्लास होती है, हम पे रूल करती है, ठीक है। रूलर भी इसको कहते हैं, या फिर फिलोसफर किंग यहीं से बनते हैं, ठीक है, इसे अपर क्लास है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी चेस्ट वाले एरिया पे है, ठीक है, उसे वो करेज क्लास कहता है, या स्पिरिट वाले लोग कहते हैं कि ये जो हैं स्पिरिट वाले लोग हैं, इसमें से ऑक्सिलरीज लोग आते हैं। ऑक्सिलरीज का मतलब ये है कि सोल्जर्स सामने आते हैं, ठीक है। सोल्जर्स वो होते हैं जो चेस्ट से सोचते हैं, ठीक है, या स्पिरिट और करेज से आप इसको कह सकते हैं। और जो हेड से होते हैं वो रीज़न वाले विजडम वाले लोग होते हैं, जो रूलिंग क्लास होते हैं, ठीक है, उनके पास दिमाग होता है, वो किसी तरह से सियासत करके जो है वहाँ पे रूल करते हैं किसी भी तरह से। तीसरी फिर जो क्लास उसने डिफ़ाइन की वो थी एपिटाइट वाली, यानी पेट पे डिपेंड करती है, यानी वो लोग होते हैं कि सिर्फ उनको यही होता है कि हमने खाना पीना है और बस, ठीक है, हमने जो कमाना है बस खाना पीना करना है और बस, ठीक है, ज़िंदगी गुजर रही है, एपिटाइट वाली। लेबर क्लास है, ठीक है, जो सबसे नीचे वाली क्लास है, लोअर क्लास, इसे आर्टिसन क्लास भी बोलते हैं। तो आपने ये पॉइंट जो अपने जहन में रखना है कि 3 क्लासेस जो हैं स्ट्रक्चर डिफ़ाइन किए प्लाटो ने, एपिटाइट, स्पिरिट और रीज़न वाले, ठीक है। एपिटाइट वाले जो हैं वो एब्डोमेन से सोचते हैं, ठीक है, यानी उन्हें सिर्फ अपना पेट भरना होता है। स्पिरिट करेज वाले जो हैं वो चेस्ट से सोचते हैं, ठीक है, यानी हार्ड वर्किंग होते हैं, और जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग्स ली होती हैं, उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। और रीजन और विजडम वाले वो होते हैं जो हेड से सोचते हैं, दिमाग से सोचते हैं, रूलिंग क्लास होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास स्ट्रक्चर उसने दिया कि स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन जो है, इसी में उसने कहा कि थ्योरी ऑफ एजुकेशन को उसने किस तरह से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। अब हम थ्योरी ऑफ एजुकेशन पे आ गए। इस पे उसने कहा कि थ्योरी ऑफ एजुकेशन जो है वो 2 फेजेस के अंदर पूरी होती है, ठीक है। पहली फ़ेज़ वो है जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, 3 साल से लेकर 18 साल के लोगों तक, और दूसरी जो है वो हायर एजुकेशन है, 18 साल से बड़े लोगों के लिए, ठीक है, 18 साल से बड़ी उम्र के लिए। आगे अब ये जो 3 से 18 साल की एलिमेंट्री एजुकेशन थी, ये भी 2 में डिवाइड होगी, ठीक है। 3 से 6 साल के लोग जो हैं वो मिथोलॉजिकल स्टोरी सुने, ठीक है, यानी सिर्फ कहानी सुने जो मिथ्स के ऊपर बनी हुई हैं, और फिर वहाँ से जो है नतीजा अक्स करें। और 7 से 18 साल के लोग क्या करें जी, जिमनास्टिक्स सीखें और म्यूज़िकल जो है वो कंसर्ट देखें, या फिर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को देखते हुए जो है वो सारा काम करें। अब इसके बाद जो है यहाँ तक ये सिर्फ हासिल करते हैं पेट वाली क्लास, ठीक है। एपिटाइट वाले लोग जो हैं वो इतनी एजुकेशन हासिल करते हैं। उसके बाद 18 से 20 साल के लिए आ गए, ठीक है। ये क्या करते हैं जी, 18 से 20 साल की उम्र में इनको मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है, मिलिट्री की एजुकेशन दी जाती है, ठीक है, और फिर वो जो है ऑक्सिलरी क्लास बन जाते हैं। तो यहाँ पे चेस्ट वाले लोग जो हैं, जो चेस्ट से सोचते हैं, वो यहाँ तक आते हैं, ठीक है, इतनी एजुकेशन हासिल करते हैं। उसके बाद आती है हायर एजुकेशन, ठीक है। हायर एजुकेशन वही लोग हासिल करते हैं जिन्होंने आगे जो है वो आना होता है सियासत के अंदर, या फिर रूलिंग क्लास के अंदर आना होता है। हायर एजुकेशन होती है, ठीक है, 20 से 25 साल के अंदर एडवांस एजुकेशन उनको दी जाती है,
और फिर लास्ट में 35 से 50 साल की उम्र में उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है वो दी जाती है ताकि वो काम करें। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन विच दे स्टडी इन एडवांस एजुकेशन, ठीक है, इतने दोनों में जो है 1 नए साल की ट्रेनिंग मुकम्मल करके किंग फिलोसफर बनता है, ठीक है। तो किंग फिलोसफर के लिए उसने ये शर्त रखी कि उसकी 50 साल की एजुकेशन जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। अब आप देखें, एक बंदा पैदा हुआ है, वो 1 साल से लेके 50 साल तक कैसे पढ़ेगा कि सारी उम्र पढ़ता ही रहेगा, पढ़ता ही रहेगा, पढ़ता ही रहेगा, पढ़ता ही रहेगा, ठीक है। तो उसने कहा कि किंग फिलोसफर सिर्फ वही बन सकता है जिसने 50 साल की जो है एजुकेशन कंप्लीट की हुई है। तो फिर इतने सारे लोगों में, इतनी सारी कम्युनिटी के अंदर कोई एक आधा बंदा ही जो है वो सामने आता है जो इतने सालों की ट्रेनिंग मुकम्मल करता है और फिर किंग फिलोसफर बनता है, ठीक है। अब एडवांस एजुकेशन उसने कहा कि पहले 5 साल में 20 से 25 साल थी ना, सॉरी 20 से 30 साल, तो उसने कहा कि पहले 10 सालों में उसे क्या करते हैं, मैथ और एस्ट्रोनॉमी वगैरह सिखाई जाती है, ठीक है। और अगले 5 सालों में उसे फ़िलोसफी और डायलेक्टिक्स सिखाई जाती है, और लास्ट वाला जो था प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, उसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सिखाई जाती हैं जिन्हें वो सीखते हुए एडवांस एजुकेशन को सीखता है। फिर जी प्लाटो ने कहा कि पीछे वाला तबका जो है पिस रहा है, नीचे वाला, ठीक है, जो लोअर क्लास है, और ऊपर वाली जो बड़ी क्लासेज हैं वो उसके ऊपर रूल करती हैं, ठीक है। ये थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म है। ये ओनली अप्लाई होती है सिर्फ और सिर्फ रूलिंग क्लास के ऊपर, क्योंकि वो ऊपर है ना, और ऑक्सिलरी क्लास के ऊपर। कम्युनिज्म जब जाहिर है कोई कम्युनिटी बनेगी तो उसके ऊपर वही रूल करेगा ना जो पावरफुल है, ठीक है। बाकी तो नीचे काम वाली क्लास आ गई, ठीक है, वर्किंग क्लास, लोअर क्लास, जिसने काम करना है। फिर उसने जी है कुछ कंडीशंस रखी फिलोसफर किंग्स के लिए कि वो जी है एक मेल का फीमेल के साथ रिलेशन जो है वो क्या कहलाता है, मोनोगोमस रिलेशन, ठीक है। वो उसने कहा कि जो किंग है जी, उसकी कुछ कंडीशंस हैं कि उसकी कोई अपनी प्रॉपर्टी नहीं होगी, ठीक है, ना वो शादी करेगा, बस पढ़ता ही रहेगा 1 से लेकर 50 साल तक, ठीक है। और मोनोगैमस रिलेशन भी उसका कोई नहीं होगा, यानी वो किसी फीमेल के साथ किसी किस्म का कोई रिलेशन नहीं रखेगा, ना फ्रेंडशिप का, ना कोई और रिलेशन, ठीक है। इक्विटी होगी बिटवीन मैंस एंड वुमेन के दरमियान। तो प्लाटो ने कहा कि इसकी पॉपुलेशन के अंदर ये जो जितना भी उसने काम किया अपनी कम्युनिटी का, ठीक है, टाइप्स ऑफ थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म उसने दी, जो रूल करेगा किंग, तो उसने बताया कि किंग की ये जो है खसूसियत होनी चाहिए, और वो फिर जो है कम्युनिटी के ऊपर रूल करेगा, ठीक है। और जितनी पॉपुलेशन उसने ली वो कितनी है, कम अज़ कम मिनिमम जो थी 1040 और मैक्सिमम 50-40, ये MCQs में बात पूछी जा सकती है। अब हम अगर इसको देखें, इसका हम ओवरव्यू देखें, तो प्लाटो ने एथेनियन सोसाइटी के ऊपर जो है वो अपनी दी थ्योरीज़, उसने कहा कि एक आइडियल स्टेट होनी चाहिए। आइडियल स्टेट के लिए उसने कुछ कंडीशंस बताई कि क्लास स्ट्रक्चर जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, एजुकेशन प्रॉपर होनी चाहिए, और कम्युनिज्म होना चाहिए। फिर क्लास स्ट्रक्चर की भी आगे कुछ थी टाइप्स थी, एपेटाइट, करेज और विजडम, ये भी हमने देखा, जो लोग सर से सोचते हैं, चेस्ट से सोचते हैं और पेट से सोचते हैं, ठीक है। फिर एजुकेशन के अंदर भी उसने बताया कि एलिमेंट्री एजुकेशन होनी चाहिए, हायर एजुकेशन होनी चाहिए, फिर इसके स्टेप्स थे डिफरेंट, ठीक है, किस एज का बंदा कहाँ तक करता है और कौन सी क्लास स्ट्रक्चर वाला बंदा कितनी एजुकेशन हासिल करता है। फिर थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म थी, उसमें उसने कुछ बताई किंग की खसूसियात के, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, एक मैरिज नहीं होनी चाहिए, और इक्वलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली एक आइडियल स्टेट का स्ट्रक्चर था कि ये सब कुछ जब जिसमें होगा वो आइडियल स्टेट होगी, ठीक है। उसमें जस्टिस होनी चाहिए, ड्यू शेयर होने चाहिए, और स्पेशलाइजेशन, क्लास डिवीजन जो है वो होती है। इसमें आप क्लास डिवीजन देख रहे हैं ना, पहले लोअर क्लास है, ठीक है, फिर उसके बाद ऑक्सिलरी क्लास, और फिर लास्ट पे अपर क्लास है। तो ये उसने कहा बेसिकली आइडियल स्टेट होगी तो हम इन सारे मसलों से हल निजात पा सकते हैं कि इग्नोरेंट पीपल रूल भी नहीं करेंगे, और पॉलिटिकल सेल्फिशनेस भी जो है ख़त्म हो जाती है। तो इस पर क्रिटिसिज्म का क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। तो क्रिटिसिज्म इस पर यह है कि आइडियल स्टेट का होना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। आइडियल स्टेट आप कह लें कि एक मिथ है। अब आप देखें कौन बंदा होगा जो एक शुरू जब पैदा हुआ, ठीक है, तब से लेके 50 साल तक सिर्फ पढ़ता ही रहे, पढ़ता ही रहे, पढ़ता ही रहे 50 साल तक, और उसकी कोई प्रॉपर्टी ना हो, ठीक है, किसी के साथ रिलेशनशिप ना हो, शादी ना करे, बच्चे ना हो, तो ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो आइडियल स्टेट जो है वो मिथ है। इट्स नॉट एप्लीकेबल ऑन मॉडर्न स्टेट, वाटर टाइप डिफरेंस इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। उसने कहा कि ये डिफरेंस है, और इतनी इतनी एजुकेशन ही सिर्फ एक बंदा इतनी हासिल करेगा। हो सकता है कि लोअर क्लास में से भी कोई बंदा ज़्यादा एजुकेशन हासिल कर ले जितनी उसने बताई है उससे ज़्यादा, ठीक है। तो हो सकता है कोई ऑक्सिलरी क्लास में ही कम एजुकेशन हासिल करे, ना पढ़े वो, तो ये वाटर टाइप डिफरेंस जो है पॉसिबल नहीं है। ये भी क्रिटिसिज्म है इस पर। रूल ऑफ किंग, रूल ऑफ लॉ, ठीक है, यहाँ पे वो कह रहा है कि रूल ऑफ किंग ही होगा। जाहिर है जब वो बता रहा है कि फिलोसफर किंग यहाँ पे रूल करेगा, तो फिर लॉ का तो कोई काम नहीं ना होगा, बस जो किंग बनेगा वही रूल करेगा। तो ये भी इस पर क्रिटिसिज्म है, क्योंकि लॉ तो ज़रूरी है ना किसी भी कम्युनिटी के चलने के लिए। नेक्स्ट इस पर क्रिटिसिज्म है कम्युनिज्म ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी देयर बेसिक नेचर ऑफ मैन, यानी वो कहता है कि कोई फैमिली नहीं बनाएगा किंग, और ना ही कोई प्रॉपर्टी होगी। ये दोनों चीज़ें तो बेसिक नीड हैं ह्यूमंस की, तो ये भी होना पॉसिबल नहीं है।
अनजस्टिफाइड रूल ऑफ इलाइट, ठीक है, इलाइट के लिए जो है वो और कानून होंगे, किसी और के लिए कोई और। रूल ऑफ फिलोसफर किंग लो नहीं है, ठीक है, रियल वर्ल्ड में। लोअर क्लास इज़ निगलेक्टेड, यहाँ पे लोअर क्लास को निगलेक्ट किया जा रहा है, यानी वो तो एक तो पहले ही लोअर क्लास है, ठीक है, ऊपर से उसका एजुकेशन उतनी दी जा रही है और फिर आगे उसके साथ वही हिसाब किताब चल रहे हैं। इट्स एन इमेजिनेटिव थ्योरी नॉट रिलेट टू द रियल वर्ल्ड, ठीक है, इमेजिनेटरी ये है फिलोसफी। क्लास डिफरेंस क्रिएट्स डिसयूनिटी, जब जाहिर है क्लास डिफरेंस आएगा तो डिसयूनिटी तो आएगी कि फ़र्क किया जा रहा है। तो जो प्लेटो ने कहा कि जस्टिस हम लेके आएंगे, तो इस तरह से जस्टिस भी नहीं आ सकती। अगेंस्ट बेसिक डेमोक्रेसी वैल्यू, तो हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो होनी चाहिए, तो जाहिर है जब इस तरह से होगा तो फिर ये लोअर क्लास को तो शामिल ही नहीं कर रहे, तो डेमोक्रेसी तो ना हुई। तो ये सारे जो थे इसके ऊपर क्रिटिसिज्म है। ये क्वेश्चन पेपर में अक्सर आता है, जो नीचे लिखा हुआ है कि अरिस्टोटल इज़ ग्रेट बट नॉट अ गुड स्टूडेंट ऑफ प्लेटो, एनालाइज, ठीक है, ये पास पेपर में क्वेश्चन आया हुआ, तो इसका यही आंसर है, ये सारा क्रिटिसिज्म में लिखा हुआ है, क्योंकि ये अरिस्टोटल ने इस पर सारा क्रिटिसिज्म किया, ये जितने पॉइंट्स अभी हमने पढ़े हैं, ठीक है। तो इस सवाल का क्या मतलब है कि अच्छा स्टूडेंट जो अरिस्टोटल जो था वो स्टूडेंट था ना प्लेटो को, लेकिन उसी ने क्रिटिसाइज़ किया, तो वो कह रहे हैं कि अच्छा स्टूडेंट तो वही होता है कि जो अपने उस्ताद की बात मानता है, ठीक है, लेकिन अरिस्टो ने उस्ताद के ख़िलाफ़ जाकर जो है वो अच्छे रेशनल दिए, ठीक है, उसने क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन जो है वो उसने अपने उस्ताद के ख़िलाफ़ भी जो है वो जाके दिया। तो ये थ्योरी थी प्लेटो की। अब हम डिस्कस करेंगे अरिस्टोटल की थ्योरी को। जब आप इसको देखेंगे तो फिर आपको ये वाला कंसेप्ट जो है वो ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। आज इंशाल्लाह हमने कंप्लीट करनी है सारी जितनी भी थ्योरीज़ हैं वेस्टर्न थॉट्स की, ठीक है, फिलोसफर्स की। अरिस्टोटल सेकंड वेस्टर्न फिलोसफर है, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर में आता है कि फॉर्म्स ऑफ स्टेट लिखें, ठीक है, या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स लिखें कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट की। तो अरिस्टोटल ने बेसिकली स्टेट के बारे में थ्योरी दी, ठीक है, कि वो गुड होनी चाहिए, जस्ट होना चाहिए। इसके कुछ उसने तरीके बताए। डेमोक्रेसी क्या होती है अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, कि पॉलिटिकल सिस्टम, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी की ये आसान सी डेफिनेशन है कि पॉलिटिकल सिस्टम या फिर गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। इसने डिफरेंट क्लासिफिकेशंस दी गवर्नमेंट की, ठीक है, इसकी थ्योरी भी थी क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट। उसने डिफरेंट क्लासेस बनाई कि उनको हम गुडनेस मेजर करते हुए किस तरह से जस्टिस कर सकते हैं स्टेट के अंदर, ठीक है, जनरल इंस्टेंट के अकॉर्डिंग। इट इज़ कॉल्ड राइट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इसने कहा कि राइट कॉन्स्टिट्यूशन है। उसने कहा कि कब किया जा सकता है जनरल इंटरेस्ट, जब कोई भी स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कॉमन इंटरेस्ट ऑफ पीपल को सर्व करता है, तो फिर वो राइट कॉन्स्टिट्यूशन होता है। यानी मेजॉरिटी लोग जो है वो जो राय देते हैं या जो उनका है रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करते हैं, तो वो क्या होता है, राइट कॉन्स्टिट्यूशन होता है। रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जो क्राइटेरिया पे पूरा नहीं होता, ठीक है, लोगों की रिक्वायरमेंट कुछ और है और रूल कुछ और बना रहे हैं। ही अरिस्टोटल मेक 3 कैटेगरीज इंक्लूडिंग 1 रूलर, फ्यू रूलर, मैनी रूलर्स, ठीक है, उसने एक 3 कैटेगरीज बताई राइट कॉन्स्टिट्यूशन की, 1 रूलर, फ्यू रूलर एंड मैनी रूलर्स। एक रूलर वो होता है कि जब एक जगह पे एक ही रूल जो है वो रूल कर रहा होता है, कॉमन इंटरेस्ट को सर्व कर रहा होता है, ठीक है, एक ही बंदा जो है वो कॉमन इंटरेस्ट को सर्व कर रहा है, तो इसको मोनार्की बोलते हैं, ठीक है, और अगर नहीं कर रहा तो उसको टायरानी बोलते हैं। फ्यू रूलर जब रूल कर रहे होते हैं किसी जगह पे, ठीक है, किसी कम्युनिटी में, किसी मुल्क में, तो उसे बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी, ठीक है, अगर वो करता है तो उसे एरिस्टोक्रेसी कहते हैं, अगर वो फुलफ़िल नहीं कर रहा लोगों की रिक्वायरमेंट तो उसे एलिगोक्रेसी बोलते हैं। और मैनी रूलर्स जब एक जगह पर रूल कर रहे हैं और अगर वो फुलफिल कर रहे हैं तो वो पॉलिटी है, और अगर नहीं कर रहे, ठीक है, तो वो क्या है, डेमोक्रेसी, ठीक। हाँ, तो आजकल जो है आप अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं पॉलिटी ज़्यादा है डेमोक्रेसी की निस्बत, ठीक है, कहते तो यही है कि डेमोक्रेटिक मुल्क है। आप पाकिस्तान के अगर हालात चेक कर लें तो कहते तो यही है कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक मुल्क है, लेकिन हकीकत में जो है वो पॉलिटी चल रही है, सही है। नेक्स्ट जो है गवर्नमेंट डोंट रिमेन कांस्टेंट, सो इट्स कॉल्ड साइकिल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, आपको पता है हमेशा हुकूमत जो है वो एक जैसी नहीं रहती, चेंज होती रहती है, ठीक है, कभी कोई आता है कभी कोई आता है। सो इट्स कॉल्ड साइकिल ऑफ गवर्नमेंट विच स्टार्टेड फ्रॉम मोनार्की एंड एंडेड डेमोक्रेसी, ठीक है, हमेशा शुरू कहाँ से होती है, मोनार्की से, जब एक बंदा रूल करता है, आहिस्ता 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 वो कहाँ पर आ जाती है, डेमोक्रेसी पे आके ख़त्म होती है। ये सामने एक साइकिल सा मैंने बनाया हुआ, इसे आपने देख लेना है, ठीक है, सारे आपने लिख लेना है, मोनार्की, टायरानी, अरिस्टोक्रेसी, ओलिगोक्रेसी, पॉलिटी एंड डेमोक्रेसी, आपको याद करते हुए भी आसानी होगी, ठीक है। सबसे अच्छी जो है वो मोनार्की होती है, ठीक है, और सबसे बुरी कौन सी है, टायरानी है, ठीक है। मोनार्की सबसे अच्छी इसलिए क्योंकि एक ही बंदा है, ठीक है, उसी की मर्ज़ी होगी, बीच में किसी की बायस नहीं होगी, ठीक है, उसी ने रूल्स बनाने हैं,
और अगर वो लोगों की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर रहा है तो इससे अच्छी जो है वो कोई भी स्टेट जो है वो नहीं हो सकती, ठीक है। और सबसे बुरी जो है वो टायरानी है कि जब एक ही बंदा है, ठीक है, उसने ही रूल बनाना है, उसने ही सब कुछ करना है, तो सब कुछ उसके पास है, पावर उसके पास है, लेकिन उसके बावजूद वो पावर को गलत यूज़ कर रहा है, लोगों की जो हैं नीड्स उनको फुलफ़िल नहीं कर रहा, तो सबसे बुरी जो है फॉर्म ऑफ स्टेट क्या है? टायरानी। सो गवर्नमेंट डोंट रिमेन कांस्टेंट, सो इट्स अ साइकोलॉजिकल टर्म। जब लोग सर्व नहीं करते, ठीक है, तब ऐसा होता है कि लोग कॉमन इंटरेस्ट छोड़कर पर्सनल इंटरेस्ट पे, ये ऐसा क्यों होता है कि लोग मोनार्की से टायरानी की तरफ चल जाते हैं, फिर वो लोगों के इंटरेस्ट को छोड़ के ना अपने इंटरेस्ट को जो है फुलफिल करने लग जाते हैं, ठीक है। और जब कर रहे होते हैं कॉमन इंटरेस्ट सर्व तो क्या होता है, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, और जब नहीं करते तो वही ट्रांसफर जो है वो आगे आगे करते रहते हैं। सो अकॉर्डिंग टू अरिस्टो, मोनार्की इज़ बेस्ट वन एंड टायरानी इज़ वर्स्ट वन. In most of countries, the most stable relation is between polity and democracy. और फिर वो कहता है अरिस्टोटल के टायरानी और लिगोक्रेसी का कॉन्स्टिट्यूशन कहने हम कह ही नहीं सकते, ठीक है, कि इनको हम कहते ही नहीं हैं कि ये जो है क्या है कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि ये लास्ट स्टेजेस रह जाती हैं किसी स्टेट की, तो इन्हें वो कह रहा है मैं कहता ही नहीं हूँ कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के काबिल भी हैं. Both ligocracy and democracy may be tolerable form of government, even though then they deviate from ideal. But if you push further still in the direction of, you will end up making the worst constitution. ठीक है. क्रिटिसिज्म इस पे किसने किया और क्या है इस पे क्रिटिसिज्म हुआ, ये हुआ कि ओवर जनरलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन. उन्होंने पूरी दुनिया को जो है वो जनरलाइज कर दिया, यानी पूरी दुनिया के जितने मुल्क हैं, ठीक है, उन सब के कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने जनरलाइज कर दिया, सिर्फ इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, 1 रूलर, 2 रूलर और मैनी रूलर्स, ठीक है. फिर क्या किया जी, अनड्यू क्रिटिसिज्म टू द डेमोक्रेसी एंड जनरल विल ऑफ पीपल, ठीक है. उसने डेमोक्रेसी के बारे में जो है वो कोई इतनी ख़ास बात नहीं की, उसके पॉइंट्स नहीं बताए, जो कि जनरल विल होती है लोगों की, ठीक है. लोगों की ख्वाहिश यही होती है कि डेमोक्रेसी जो है वो आम हो. फिर तीसरा क्रिटिसिज्म है अनड्यूली सपोर्ट टू मोनार्की, और मोनार्की के ऊपर जो है उसने बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया और उसे ओवर जो है उसने एम्फसाइज़ कर लिया. नेक्स्ट साइंटिस्ट है, नेक्स्ट फिलोसफर है मैकवली, ठीक है. मैकवली का क्वेश्चन आता होता है कि थ्योरी ऑफ लिखें, थ्योरी ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ स्टार, थ्योरी एक्सप्लेन प्राइस, ठीक है. और क्वेश्चन आता होता है मैकवली इज़ अपोमोस्ट ऑफ पावर पॉलिटी, ठीक है. तो इसने बेसिकली कौन कौन सी थ्योरीज दी, आर्ट ऑफ वार की थ्योरी दी, ठीक है. प्रिंस का कंसेप्ट इसने इंट्रोड्यूस करवाया. इसकी थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट बात प्रिंस का कंसेप्ट ही है, ठीक है. ये आगे जाके हम पढ़ेंगे कि प्रिंस की क्या क्या खसूसियत होनी चाहिए. जैसे प्लाटो ने कहा ना कि होता है फिलोसफर किंग, इसी तरह इसने प्रिंस बताया कि प्रिंस होता है, ठीक है, जो रूल करता है. इसके आगे हम पढ़ेंगे डिटेल से. फिर इसने कुछ डिस्कोर्सेज जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए, और 3 बुक्स जो है वो इसने लिखी मैकवली ने फ़िलोसफी पे. सो इसने क्या कहा कि सारी पावर जो है वो कैथोलिक्स के पास होती हैं. कैथोलिक्स कौन होते हैं, जो चर्च को ऑन कर रहा होता है. चर्च होती है ना, तो चर्च का जो ओनर होता है, उसने कहा कि सारी पावर जो है वो कैथोलिक के पास होती हैं. यूरोपियन मुल्क के अंदर आपको पता है, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर सारे जो हैं वो क्रिश्चियंस ही होते हैं. सो जो उनको सपोर्ट करते हैं वो कैथोलिस्ट कहलाते हैं. और दूसरा जो क्या है, प्रोटेस्टेंट्स, जो एहतजाज करते हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि चर्च को जो है दूर रहना चाहिए पॉलिटिक्स, यानी वो कहते हैं कि मज़हब को दूर रखना चाहिए पॉलिटिक्स के साथ. तो आजकल के मॉडर्न थॉट भी जो हैं वो यही कहते हैं कि चर्च को जो है वो दूर रहना चाहिए पॉलिटिक्स से. सो ये मैकवली ने बात की थी, ठीक है. उसने कहा कि देयर शुड बी रिलेक्टेंट एंड पॉलिटिक्स केप्ट सेपरेट. तो रिलीजन और पॉलिटिक्स को जो है वो सेपरेट रहना चाहिए. सो उसने कहा कि जब 30 ईयर्स ऑफ वार का आगाज़ हुआ था, ठीक है, तो उसने कहा कि बेसिक फैब्रिक किसकी मरहून मिन्नत थी, ये 30 ईयर ऑफ वार्स का ही था. इटली के अंदर जब पॉलिटिकल करप्शन हुई ना, अरूज पर थी, तो फिर क्या हुआ कि इंटरेस्ट जो था वो डिसयूनिटी आ गई, और फिर बहुत ज़्यादा फ्रॉड वगैरह होने लगे. इसकी वजह से जो फिर है उसने अपनी थ्योरी दी. तो ये आपने जूड हॉर्डमन की बुक से जो है वो डिटेल से देख लेना है इसका टॉपिक डिस्कोर्सेज का, ठीक है. 2 बनी क्लासेस, कैथोलिक्स और क्रिश्चियनिटी की. ये भी हमने पढ़ा 30 ईयर्स ऑफ होली वार, जब बाहर के मुल्क में यूरोपियन कंट्रीज़ में आपस में होती रही, ठीक है, तभी उसने ये कंसेप्ट दिया था. फिर है प्रिंस का कंसेप्ट, ठीक है. थ्योरी ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेट, ये क्वेश्चन आता होता है पेपर में, ठीक है, कि थ्योरी ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेट किसने दी या फिर ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है. थ्योरी ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेट, उसने कहा कि 3 चीज़ें जो है ना, ठीक है, उन्हें होना ही चाहिए किसी भी स्टेट के अंदर. क्या, एक्विजिशंस ऑफ पावर, ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ पावर एंड मेंटेनेंस ऑफ पावर. यानी पावर के ऊपर उसने बात की, उसकी एक्विजिशन भी होनी चाहिए, एक्सपेंशन भी होनी चाहिए और पावर भी होनी चाहिए. फिर मैकवली ने कहा अपनी बुक उसने लिखी प्रिंस, ठीक है. उसने कहा कि प्रोवाइड्स गाइडलाइंस टू प्रिंस. प्रिंस को बताती है कि किस तरह उसे रूल करना चाहिए स्टेट को, उसके लोगों को, ठीक है,
तीन चीज़ों के ज़रिए, एक्विजिशन के ज़रिए, एक्सपेंशन के ज़रिए और मेंटेनेंस के ज़रिए अपनी पावर को बैलेंस करते हुए। तो ये उसने अपनी बुक प्रिंस के अंदर बताया। नेक्स्ट रूल्स ऑफ गाइडेंस उसने बताया कि इसको हम प्रिजर्वेशन किस तरह रखने चाहिए। अभी प्रिजर्वेशन थ्योरी की हमने बात की, ठीक है। मैकियावेली ने क्या कहा कि अपोस्टेट इन पावर है पॉलिटिशियंस की, ठीक है। तो उसका यही आंसर होगा अगर क्वेश्चन आता है रूल्स ऑफ प्रिजर्वेशन थ्योरी का, ठीक है, तो हम उसे यही लिखेंगे। फेरोसिटी ऑफ लाइन होनी चाहिए, ठीक है। उसकी क्या खुसूसियत होनी चाहिए प्रिंस की कि शेर की तरह बहादुर हो, ठीक है। फेरोसिटी ऑफ अ लाइन। कनिंग लाइक अ फॉक्स, फॉक्स की तरह कनिंग होना चाहिए, ठीक है। रथलेसनेस यूज़ ऑफ फोर्स, ठीक है। उसके अंदर इस काबिल वो होना चाहिए कि अपनी फोर्स को इंटेलिजेंटली जो है वो यूज़ कर सके। फिर उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, फियर इज़ बेटर देन बी लव्ड। मेंटेन यानी लोगों के अंदर जो आपका डर ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। आपके प्यार से ज़्यादा, मोहब्बत से ज़्यादा लोगों के अंदर आपका डर होना चाहिए कि वो आपके डर से वो काम करें या फिर जिसका काम से आप मना कर रहे हैं वो मना हो जाए, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग आर्मी, स्ट्रॉन्ग आर्मी होनी चाहिए। एक्सपर्टीज़ ऑफ आर्ट एंड वार, आर्ट एंड वार का भी उस एक्सपर्ट होना चाहिए प्रिंस को। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजंस विदाउट हेजिटेशन, ठीक है। पॉपुलैरिटी अमंग मैसेज, abstain himself from lust of property, lust of women, free spending of state revenue, excessive drinking and corruption, इन सब चीज़ों से दूर हो। पोज एज कर्जियस, ठीक है, अपने आप को कर्जियस शो करवाए लोगों को। बैलेंस ऑफ पावर एंड बिलीव एक्सट्रीम इन लव एंड वार, ठीक है। जिससे दोस्ती करे हद दर्जा दोस्ती करे और जिससे जंग करे वो भी हद दर्जा तक करे, ठीक है। तो जी फिर उसने कहा कि बैलेंस ऑफ पावर, बैलेंस ऑफ पावर किस तरह होता है, रियलिज्म के थ्रू होता है, एक्सट्रीमिज्म के थ्रू होता है। इसका क्या मतलब है कि माइट इज़ राइट, जो उसने कह दिया वही ठीक है, ठीक है। आर्ट ऑफ वार जो है मेंटेन हार्मनी, ताकि दुनिया के अंदर जो है वो अपने इंटरेस्ट शो कर सके। और फिर जो इसकी क्रिटिसिज्म इसकी थ्योरी के ऊपर हुई कि डेमोक्रेसी को इसने बिल्कुल भी नहीं देखा, ठीक है। जितनी क्रिटिसिक्स इसने बताई हैं आप देख लें, इसमें लोगों का कोई भी नहीं है, बस यही है कि वो खुद ही फैसला करेगा, खुद ही सब कुछ करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद उसने इंडिविजुअल लिबर्टी को नहीं देखा कि लोग क्या चाहते हैं, लोगों की विल क्या है, बस वो अपना ही मारी जा रहा है। और फिर उसने कहा कि एक्सट्रीमिज़म का, रियलिज़म का जो उसने कानून दिया पावर को देखते हुए, बस उसने कहा कि माइट इज़ राइट, यानी जो उसको ठीक लगा बस उसने वही कह दिया, ठीक है। तो ये इसके ऊपर जो बेसिकली हैं क्रिटिसिज्म हुआ। नेक्स्ट फिलोसफर है मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू ने एक बुक राइट की, स्पिरिट ऑफ लॉज। स्पिरिट ऑफ लॉज में उसने बताया कि सेपरेशन ऑफ पावर किस तरह होती है। ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है मोंटेस्क्यू से के हवाले से, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, कि पावर जो है वो किस तरह सेपरेट होनी चाहिए, किन किन लोगों के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर किस तरह से जो है वो सेपरेट होनी चाहिए पावर। सो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के अकॉर्डिंग क्या है, ये एक काम कर रहा था, ठीक है, इसके ऊपर। तो इसने सोचा कि यूके के अंदर छुट्टियां गुजार के आता हूँ, ठीक है। वो उधर गया, उसने वहाँ पे जाकर देखा कि लोग जो हैं क्या क्या करते हैं, ठीक है। वहाँ पे जाके लोगों की उसने देखा कि फ्रीडम कितनी ज़्यादा है, ठीक है। लोग जो है वो इंडिविजुअल लिबर्टी जो है वो किस कदर आज़ाद हैं, ठीक है। लेकिन फिर उसने देखा कि ऐसा क्यों है, ठीक है। यहाँ पे और वहाँ पे क्या फ़र्क है, जहाँ पे वो रहता था मोंटेस्क्यू और जहाँ पे वो यूके गया, तो उसने क्या क्या देखा, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर के कुछ पॉइंट्स, ठीक है, दिए मोंटेस्क्यू ने। इसके अकॉर्डिंग उसने कहा कि चेक्स एंड बैलेंस हमें प्रॉपर रखने चाहिए, गवर्नमेंट के होने चाहिए। जुडिशियल इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, जुडिशियल एक्टिवेशन होनी चाहिए, पार्लियामेंट्री सेवरेनिटी होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी। तो ये सारे पॉइंट्स जो है उसने दिए कि यही सारे पॉइंट्स जो हैं इंटरप्रेट होते हैं किसी भी मुल्क के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर को लेके, और यही वजह है कि वहाँ के लोगों की इंडिविजुअल लिबर्टी जो है वो बहुत ज़्यादा है फ्रीडम के अकॉर्डिंग। सो गवर्नमेंट हैज़ 3 ब्रांचेज, किसी भी गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेज होती हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जेक्टिव एंड जुडिशरी। ये बात आपने समझ लेनी है, क्योंकि आगे पॉलिटिकल साइंस का आप जितना बात पढ़ेंगे, जितनी जिस मुल्क का आप पढ़ना चाहेंगे पॉलिटिकल सिस्टम, तो ये 3 बातें जो है बार बार रिपीट होती रहेंगी। सो इन्हें आपने समझ लेना है, ठीक है। लेजिस्लेटिव, एग्जेक्टिव एंड जुडिशरी, ठीक है। ये 3 चीज़ें हर गवर्नमेंट में होती हैं, चाहे वो कोई भी मुल्क है। लेजिस्लेशन का क्या काम होता है, कानून बनाना, ठीक है। एग्जीक्यूटिव का काम होता है उस कानून को इम्प्लीमेंट करना, इन्फोर्स करना। और जुडिशरी का क्या काम है, उसे इंटरप्रिटेट करना, चेक करना, उसके इम्पैक्ट चेक करना जुडिशरी की, ठीक है। इंडिविजुअल लिबर्टी जो है वो क्या है, ट्राइकोटोमी ऑफ पावर। ट्राइकोटोमी क्या है, मैंने अभी बताया ना कि तीन चीज़ों के अंदर डिवाइड है, लेजिस्लेटिव, एग्जेक्टिव एंड जुडिशरी। इस वजह से तो तीनों जो हैं, इन तीनों के अलग-अलग हेड्स होने चाहिए, एग्जेक्टिव का अलग, लेजिस्लेशन का अलग और जुडिशरी का अलग। सो इन तीनों के दरमियान जो है पावर जो है यूके के अंदर उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर भी है, इसी वजह से वहाँ के लोगों के अंदर फ्रीडम बहुत ज़्यादा है। फिर उसने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क देते हुए कहा कि सेपरेशन जो है वो ट्राइकोटोमी में होनी चाहिए और इंश्योर करना चाहिए लिबर्टी को। फिर लेजिस्लेटिव और एग्जेक्टिव क्या होने चाहिए, टायरानी, ठीक है। जुडिशरी और लेजिस्लेटिव जिन्होंने कहा एक्सेसिव कंट्रोल देना चाहिए जज को।
जुडिशरी एग्जेक्टिव जज एक्सप्रेशन होना चाहिए, लेजिस्लेचर एग्जेक्टिव जुडिशरी के अंदर लो लिबर्टी एट ऑल, उसने ये सारी बातें बताई। लैटिन के अंदर उसने लिखा लीप ओवर एमर्जर्टी लीप ओवर वेयर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वो कह रहा है कि मैं मुकम्मल सेपरेशन की बात नहीं कर रहा, बल्कि कह रहा हूँ पावर हार्ट्स पावर, ठीक है। पावर हार्ट्स पावर, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि पावर जो है वो स्टॉप करती है फ्रॉम हैपनिंग पावर। तब उसने कहा कि यूके के निज़ाम को जो है वो गलत या जो है नहीं किया जा सकता। आज के सिस्टम उसने कहा कि जो है हमें यूके, यूएसए, पाकिस्तान, फ्रांस, इन सबको जो है वो फॉलो करना चाहिए। चेक्स एंड बैलेंसेस पे प्रॉपर रखने चाहिए। और फिर उसने कुछ पॉइंट्स बताए कि लेजिस्लेटर, एग्जेक्टिव और जुडिशरी के आपस में जो है वो किस तरह बैलेंस होना चाहिए। एग्जेक्टिव को उसने कहा कि बैलेंस रखना चाहिए लेजिस्लेचर पे भी और जुडिशरी पे भी, इसी तरह लेजिस्लेटर को रखना चाहिए एग्जेक्टिव और जुडिशरी दोनों पे, और जुडिशरी को बैलेंस रखना चाहिए एग्जेक्टिव पे भी और लेजिस्लेटर पे भी। जुडिशल रीचेक जो है ये सुओ मोटो दे सकती है, ठीक है, नल एंड वाइट को ख़त्म कर सकती है। पावर जुडिशल की क्या है कि लेजिस्लेशन के ऊपर जब वो कोई बिल पास करती है, ठीक है, तो फिर वो क्या करती है, एग्जेक्टिव उसको क्या कर सकती है, उसके अगेंस्ट जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक है कि हाउ स्टेट ओरिजिनेटेड, स्टेट बनती कैसे है, ठीक है, शुरू कैसे होती है। व्हाट वाज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड ओरिजिन ऑफ स्टेट, कि किस तरह जो है कोई भी स्टेट वजूद में आती है, कौन सी फोर्सेस जो हैं, कौन सी पावर्स होती हैं जो एक नई स्टेट को बनाती हैं। किसी फ़िलोसफर ने कहा कि जंग जो है, जंगों से नहीं जो है वो स्टेट बनती हैं, किसी के डर से बनती हैं, ठीक है, प्रेशर से, या फिर ख़ुद बनाई जाती है बाय फोर्स, या फिर मज़हब को लेकर भी बनाई जाती है। लेकिन एक ने कहा कि जी ये सोशल कंट्रैक्ट के ज़रिए जो है वो बनती है, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंट फ़िलोसफर्स हैं, उनको कंपैरिजन करते हुए हम उनको फुलफ़िल करते हैं, कंप्लीट करते हैं। थॉमस हॉब्बस है, जॉन लॉक है और जे.जे. रूसो है। इनके अकॉर्डिंग अब हम देखेंगे कि उन्होंने क्या कहा कि एक नई स्टेट जो है वो किस तरह बनती है। स्टेट ऑफ नेचर, थॉमस हॉब्बस ने कहा कि एग्रेसिवनेस जब इंसान पैदा हुआ तो वो कैसा था, एग्रेसिव था, उसकी नेचर सेल्फ कंटेम्प्ट था, ठीक है, सेल्फिश और ईगोइस्टिक था। और उसने कहा हर इंसान की फितरत होती है और वो बदलती रहती है, यानी वो जिस फितरत पे पैदा होता है उसी पे ही नहीं रहता, बल्कि वो बदलती रहती है। लेकिन उसने कहा फितरतन इंसान ऐसा था जब वो पैदा हुआ, ठीक है। नो राइट टू रिवोल्ट, जॉन लॉक बल्कि कहता है कि पैदाइशी ऐसा था, लेकिन 3 चीज़ों की वजह से ख़राब हो गया। उसको कहता है कि पैदाइशी वो बुरा नहीं था, एग्रेसिव वगैरह नहीं था जो कि थॉमस हॉब्बस ने कहा, बल्कि उसने कहा बाद में 3 चीज़ों की वजह से ख़राब हो गया। किसकी वजह से, पीस लविंग की वजह से, ठीक है। उसने कहा कि मेरे इर्द गिर्द जो है वो पीस होना चाहिए, गुड विल होनी चाहिए एंड कंपैरेटिव अथॉरिटी, ठीक है। क्या है कि लॉ होने चाहिए जो डिफ़ाइन करे अच्छे से, इम्पार्शियल जजेस होने चाहिए और नो अथॉरिटी टू गवर्न। जे.जे. रूसो ने कहा, ये आजकल भी चल रहा है, ठीक है, इसने कहा फ्री एंड हैप्पी एंड पीसफुल बट 2 रीजंस व्हेन दे मेड बैड। उसने कहा कि शुरू में इंसान ऐसा था, लेकिन बाद में 2 चीज़ों ने उसको ख़राब कर दिया। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जब आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है, और प्रॉपर्टी की लस्ट ने, कि इंसान ने कहा कि सारी जायदाद मैं ले लूँ और कोई दूसरा ना ले ले, ठीक है। सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी भी है, ठीक है। तो ये भी हमने देखना है कि थॉमस हॉब्बस क्या कहता है, जॉन लॉक क्या कहता है, जे.जे. रूसो क्या कहते हैं। सोशल कंट्रैक्ट थॉमस हॉब्बस ने कहा कि यूनिलैटरल होता है, यानी एक इंसान तक ही महदूद होता है, ठीक है, वो उसी को ही रूलर मानेगा, ठीक है, और उसी को ही जो है सब कुछ मानेगा, और बाकी जो लोग हैं वो उसके मातहत होंगे, जिसे लेवियंथम भी थ्योरी बोलते हैं। जॉन लॉक ने कहा कि जी 2 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट के, ठीक है, लोगों के दरमियान, ठीक है, आपस में जो उनके लेन देन के मामलात होते हैं, और दूसरे वो जो लोगों और हुक्मरानों के दरमियान होते हैं। जे.जे. रूसो ने कहा कि जी ये मल्टीलेटरल होता है, ठीक है, तमाम लोग जो है वो हुक्मरानों के साथ मिलके भी करते हैं, ठीक है, आपस में भी करते हैं, और गुडविल के तौर पे भी काम करते हैं। फिर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, किसने कहा कि कैसा होता है, ठीक है। थॉमस हॉब्बस ने कहा कि इंसान जो है पैदाइशी गसीला और बदतमीज़ है। उसने शुरू पे भी कहा था ना कि इंसान जब पैदा हुआ तो वो क्या कहा था, सेल्फ सेंटर था, सेल्फिश था, इगोइस्टिक था, कनिंग था। फिर इसने कहा कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है एब्सोल्यूट सोवरेनिटी होनी चाहिए, जिसमें फ्रीडम नहीं होती, ठीक। जॉन लॉक ने कहा कि लिमिटेड सोवरेनिटी होनी चाहिए, और जे.जे. रूसो ने कहा कि पॉपुलर सोवरेनिटी होनी चाहिए। डॉक्ट्राइन क्या था इनका, कि इन्होंने कौन कौन सी थ्योरी दी। थॉमस हॉब्बस ने दी थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट सोवरेनिटी, क्योंकि वो कह रहे हैं ना कि एब्सोल्यूट सोवरेनिटी मुकम्मल जो है वो हाकमियत होनी चाहिए, जिसमें बिल्कुल भी जो है फ्रीडम नहीं होती। और जॉन लॉक ने थ्योरी ऑफ लिमिटेड सोवरेनिटी दी, और जे.जे. रूसो ने दी थ्योरी ऑफ जनरल विल, या फिर थ्योरी ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी, यानी हर बंदे की जो है वो अपनी ख्वाहिश होती है कि वो क्या करना चाहता है। नेक्स्ट इसी को अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ, क्वेश्चन है यहाँ पे नया क्वेश्चन कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत ही क्यों पेश आई। पिछले भी हमने कहा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनता क्यों है, ठीक है, कोई स्टेट बनती क्यों है।
अब यहाँ पे क्वेश्चन है सोशल कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत क्यों पेश आई है, ठीक है। इसकी ज़रूरत पेश आई है कि जब लोग जो थे शुरू में रह रहे थे, ठीक है, कोई लॉ नहीं था, कोई कानून नहीं था, लोग जो है वो जंगलियों की तरह रह रहे थे, ठीक है, कोई कानून नहीं है, हर बंदा अपनी मर्ज़ी कर रहा है, ठीक है, कोई जो है अब लोगों के अंदर सीक्वेंस नहीं है, कोई रूलर नहीं है, कोई हुक्मरान नहीं है, बस जिसके जो दिल में आ रहा है वो करता जा रहा है, ठीक है। मज़हरुल हक की बुक है जी, ओरिजिन ऑफ स्टेट, ठीक है, चैप्टर है वहाँ पे आपने पॉलिटिकल साइंस की जो है पढ़ना भी है और उसको प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। यह क्वेश्चन आ सकता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या है, डबल एज्ड सेवर्ड, ठीक है, ये ऐसे भी आया था पीएमएस में 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी डिसएग्री लामी डिसएग्री विद व्हाट यू से अबाउट आई विल डिफेंड योर राइट टू से आई माई डेथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है योर फ्रीडम एंड वेयर फ्रीडम ऑफ नेक्स्ट पर्सन स्टार्स, जॉन एस मिल ने दी थी थ्योरी, ठीक है, ये उसने थ्योरी दी थी जे एस मिल ने, और उसने कहा था कि जी योर फ्रीडम एंड्स वेयर फ्रीडम ऑफ नेक्स्ट पर्सन स्टार्ट। ये क्वेश्चन भी आया चुका है पास्ट पेपर में। अब हम देखते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत क्यों पेश आई और फ्रीडम जो है वो कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे होती है, ठीक है। थ्योरी ऑफ फ्रीडम आप कह सकते हैं कि जेएस जो है वो किसने दी, जॉन्स मिल ने दी। अब हम जॉन्स मिल को देखने जा रहे हैं। ये एक बंदा आपके सामने बनाया हुआ है स्टैचू सा, ठीक है। ये क्या कहता है कि जी क्यों फ्रीडम जरूरी है। जैसे मिसाल के तौर पर एक बंदा है, ठीक है, वो क्या कहता है, वो कहता है जी मेरे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यानी मैं कुछ भी कह सकता हूँ, मुझे आज़ादी है कि मैं किसी बंदे को कुछ भी कह सकता हूँ, ठीक है। हालांकि ये आज़ादी है कि हम किसी को कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन तमीज़ के दायरे में रह के कहना चाहिए ना। अगर हम ऐसे ही उठ के किसी को गालियाँ निकालने लग जाएँ तो मैं कहूँ कि मैं कुछ भी कह, तो जाहिर है अगला बंदा भी तो गालियाँ निकालेगा ना फिर। या फिर एक बंदा कहे कि जी मेरे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो मैं लाउड स्पीकर लगा लेता हूँ और लाउड स्पीकर लगा कर उस पर गालियाँ देना शुरू कर देता हूँ, ठीक है। तो फिर क्या होगा, लोग उसको पसंद नहीं ना करेंगे और अगले बंदे की वो जो है इज़्ज़त भी ख़राब कर रहा है और बदले में उसको भी गालियाँ मिलेंगी। और फिर दूसरा बंदा कहता है जी मेरे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो वो जो है अगले दिन जो है वो 4 बंदों को अपनी राय दे रहा है कि मतलब मेरी इस बारे में ये राय है। तो ये अच्छी स्पीच है ना, रिस्पेक्टिंग, हालांकि वो कम महदूद कह रहा है लेकिन सिर्फ अपनी राय दे रहा है अच्छे तरीके के साथ। और दूसरा बंदा है वो कह रहा है मेरे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलने की आज़ादी है, तो मैं गालियाँ निकालूंगा जो मर्ज़ी करूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो जे.एस. मिल की फ़िलोसफ़र की बुक है लिबर्टी के ऊपर, 1859 में पब्लिश हुई, ठीक है। ये एमसीक्यूज़ में पूछ सकता है कि ये ऑन लिबर्टी किसकी बुक है। और जे.एस. मिल ने जो है वो थ्योरी दी फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। जे.एस. मिल ने कहा कि कंप्लीट लिबर्टी होनी चाहिए सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन के तौर पे। उन्होंने कहा कि हर इंसान जो है वो 2 तरह के एक्शन करता है, सेल्फ रिगार्डिंग एंड एक्शन इफेक्ट अदर। एक वो एक्शन जो सिर्फ उसके अपनी हद तक होते हैं और दूसरे वो एक्शन जो दूसरों के साथ लिंक होते हैं। जो अपनी हद तक होते हैं उसमें तो उसको आज़ादी है ना, यानी एक बंदे की मर्ज़ी है वो किस तरह खाए पिए उठे बैठे सोए, ठीक है। लेकिन एक्शन इफेक्ट, लेकिन कुछ उस तरह के काम होते हैं कि जो दूसरों को भी इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी हम कोई काम कर रहे हैं लेकिन हमारे कई काम करने से अगले बंदे को फ़र्क पड़ रहा है, नुकसान हो रहा है, तो फिर जो है वो उसने कहा कि ये लिमिटेड है, ठीक है। हमें जो है हार्म टेस्ट करना चाहिए कि दूसरों को कोई नुकसान तो नहीं पड़ रहा, ठीक है। अगर है तो फिर वो लिबर्टी नहीं है, तो फिर हमें जो है वो नहीं करना चाहिए। फिर जी जे.एस. मिल ने कहा कि 6 काइंड ऑफ लिबर्टी हैं जो प्रोवाइड करती हैं स्टिल अप्लाइड इन मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन। आज के कॉन्स्टिट्यूशन पे भी अप्लाई होते हैं। फ्रीडम ऑफ कंसेंसाइज, इसका क्या मतलब है कि हर बंदा जो है वो अपना फ़ैसला खुद ले सकता है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ थॉट है, हम अपने आज़ाद हैं कि हम कुछ भी सोच सकते हैं। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, यानी हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में हम पीटीआई के साथ हो सकते हैं, ठीक है। हम नून लीग के साथ हो सकते हैं, काफ लीग के साथ हो सकते हैं, ठीक है, टीएलपी के साथ हो सकते हैं। ये हमारी मर्ज़ी है, हम जिसके साथ मर्ज़ी जो है वो हो जाए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी हम हमारा इजहार जो है वो हम अपनी मर्ज़ी से किसी भी बात पे कोई भी इजहार कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, कहीं पे आपने कोई पोस्ट देखी तो आप उस पर कोई भी कमेंट कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ इक्वलिटी ऑफ जेंडर, ठीक है, मर्द औरत बराबर हैं, ठीक है, जेंडर जो है वो इक्वल है, कोई फ़र्क नहीं है कि औरत है या फिर मर्द है। फ्रीडम ऑफ राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी रखने का हक, ठीक है। कोई बंदा जो है वो जितनी मर्जी प्रॉपर्टी रख सकता है, जितनी उसकी पहुंच है, चाहे वो बंदा है या बंदी है, ठीक है। लेकिन उसने कहा जे.एस. मिल ने कि ये सारी चीज़ें तभी एप्लीकेबल होती हैं 6 के 6 पॉइंट जब वो दूसरों को नुकसान नहीं दे रही। अगर वो दूसरों को नुकसान दे रही हैं तो फिर ये लिमिटेड है, अगर नहीं दे रही फिर ठीक है, लेकिन अगर दे रही हैं तो फिर ये सारी बातें ठीक नहीं है। अगर आप पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो आर्टिकल नंबर 8 से 28 तक उसने कहा कि देयर आर फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। लोगों के वो सारे जो हैं वो राइट्स हैं जो लोग एक दूसरे के ऊपर रखते हैं और अपनी स्टेट से रखते हैं। फिर उसने कहा कि यूएसए में क्या होता है जी
थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी उसने दी J.S. मिल ने, ठीक है। उसने कहा कि अमेंडमेंट होती रही और पाकिस्तान में उसने की। फिर अगला साइंटिस्ट अगला आ गया फिलोसफर हीगल ने दी थ्योरी ऑफ डायलैक्टिक्स। थ्योरी ऑफ डायलैक्टिक्स, डाई का मतलब क्या है, दो, यानी हर चीज़ के उसने कहा कि दो जो है वो पहलू होते हैं, एक चीज़ से दूसरी चीज़ जो है वो आगे बनती है। वर्ल्ड स्पिरिट को डेवलप करने के लिए उसने कहा कि कन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज़ की ज़रूरत है, यानी उसने कहा कि कोई नया आइडिया के लिए हमें क्या, उसके लिए क्या ज़रूरत होती है, कन्फ्लिक्ट की ज़रूरत होती है। यानी एक बात किसी ने कही, दूसरा उसके मुखालिफ आ गया, ठीक है। अब उन दोनों को देखते हुए हमने एक नई बात बना लेनी है जो ठीक होगी। फिर आगे कोई और लोग उठेगा, वो कहेगा कि नहीं इसकी बात भी ठीक नहीं है, फिर एक नई बात बन जाएगी। फिर उसको देखता हुआ कोई और कहेगा कि नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसे हो सकता है। तो ये जो है उसने कहा थ्योरी ऑफ डायलैक्टिक्स है। इसी से ही वर्ल्ड स्पिरिट जो है वो बनता है और फिर डेवलपमेंट होती है और कन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज़ जो हैं वो आगे आगे जाते हैं और फिर रियलिटी ऑफ वर्ड के अंदर बनता जो है वो उसको जानता जाता है। हीगल रियलाइज द डायलैक्टिक्स, ठीक है। उसने कहा कि दुनिया में जितनी भी तरक्की हुई है इसी वजह से ही हुई है, ठीक है। यानी जितनी भी इन्वेंशंस हुई हैं, जितनी इजादात हुई हैं, जितनी नई चीज़ें बनी हैं, जितना सब कुछ है वो थ्योरी ऑफ डायलैक्टिक्स की मदद से ही हुई है। वर्ल्ड स्पिरिट उसने बताया, ठीक है, किस वजह से होता है, रियलिटी ऑफ वर्ल्ड को चेक करने के लिए, और ये क्या है, यूनिवर्सल है, यानी होता रहता है। और ये डेवलपमेंट जो है वर्ल्ड की इसी तरह से हुई। सामने आपको दो जो है बंदे नज़र आ रहे हैं, एक ने थीसिस दिया यानी कोई बात की, दूसरे ने एंटी थीसिस उसके खिलाफ कोई बात की। अब जाहिर है दो लोगों की अलग अलग बातें होंगी तो उनके दरमियान कोई कन्फ्लिक्ट आ गई ना, तो फिर एक नया बंदा आएगा तो वो कहेगा कि नहीं ये इस तरह से बात हुई है, ठीक है, वो सिंथेसिस हो जाएगी। लेकिन फिर दोबारा सिंथेसिस को देखते हुए कोई और आएगा, वो कहेगा कि नहीं ये बात ठीक नहीं है, तो वो एंटी सिंथेसिस हो जाएगी, ठीक है, और उससे नई बात बनेगी, वो क्या होगी, सिंथेसिस। तो इसी तरह से जो है वो डेवलपमेंट आगे से आगे जो है वो चलती जाती है, होती जाती है। नेक्स्ट फिलोसफर है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने कन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज़ डेवलपमेंट के बारे में बात की, ठीक है। ये क्रिटिसिज्म भी करता है हीगल की थ्योरी को, और उसके ऊपर वो कहता है कि ये वजह नहीं है कन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज़ की डेवलपमेंट के अंदर, बल्कि कन्फ्लिक्ट ऑफ जो है उसने कहा कि क्लोन्स होते हैं, ठीक है, बेहतरीन कन्फ्लिक्ट है। उसने कहा कि ये थीसिस एंटी थीसिस की वजह से नहीं, बल्कि अपर क्लास और लोअर क्लास के डिपेंड करता है कि उनके रिलेशन जो है वो किस तरह की है, डिफरेंट फोर्सेस जो हैं डिपेंड करती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे उसने कहा कि एक हमारे पास इकोनॉमिक फाउंडेशन है नीचे, और ऊपर सुपर स्ट्रक्चर है। सुपर स्ट्रक्चर के अंदर सारी चीज़ें, बड़े बड़े लोग आते हैं, कल्चर, मीडिया, कोर्ट, गवर्नमेंट, मॉरल वगैरह। और इकोनॉमिक फाउंडेशन के अंदर आते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की, किस तरह प्रोडक्शन हो रही है, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन की, ठीक है। इसमें कैपिटल, मनी और लेबर वगैरह लोग सारे आ जाते हैं। सुपर स्ट्रक्चर हैज़ टू फंक्शन, कौन कौन से, जस्टिफिकेशन और मेंटेनेंस। मेंटेनेंस किस तरह से होगी, हार्मनी ऑफ अपर क्लास, ठीक है, और फिर एक्सप्लोटेशन ऑफ लोअर क्लास। अब यहाँ पे हीगल वाली फिलोसफी जो है वो अगर हम लगाएं तो फिर इसका क्या कहता है कि एवरी कैपिटलिस्टिक सोसाइटी हैज़ दिस स्ट्रक्चर। सो अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स इन सम स्टेप्स, अब हम देखने जा रहे हैं कार्ल मार्क्स की थ्योरी को कुछ स्टेप्स के अंदर। पहला स्टेप क्या है, चेंज इज़ बाउंड टू हैपन, ठीक है। दूसरा पॉइंट है रेवोल्यूशन होनी चाहिए, रिडेम्पटिव इन कैपिटलिस्टिक माइंडसेट्स। तीसरा है प्रोलिटरेट डिक्टेटरशिप होनी चाहिए लोअर क्लास के अंदर, जो कि हमें कहते हैं डायलैक्टिक रेजोल्यूशन होना चाहिए, और प्रोलिटरेट जो है वो इसके बाद जो है वो बाज आ जाएगी। हमें ये एक टेम्परेरी फ्रेज लगता है, ठीक है, लेकिन नीचे वाले लोग जो है वो अपनी अपनी हुकूमत बना लेंगे। सो ये सारा इनका तरीक़ाकार था, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हम बात करते हैं क्लासलेस सोसाइटी की, स्टेटलेस सोसाइटी की, ठीक है। वो कहते हैं कि इनके पास सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, जाहिर है क्लासलेस है, स्टेटलेस है, तो फिर उनके पास सारी जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इस पर क्रिटिसिज्म क्या हुआ कार्ल मार्क्स की थ्योरी पे, कि इसने कहा कि ये सिर्फ वहीं पे ही एप्लीकेशन हो सकती है जहाँ पर डिक्टेटरशिप होगी, ठीक है। कम्प्लीटली क्लासेस जो हैं वो स्टेटलेस होंगी, सोसाइटी डजेंट फॉर्म। जब जाहिर है स्टेटलेस होगी तो सोसाइटी तो बन नहीं ना सकती। जितना ज़्यादा जो है वो कैपिटलिज्म होगा उतना ज़्यादा एक्सप्लोजन जो है वो होता जाएगा। ओवर एम्फोसिस द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड इग्नोर ऑल अदर फैक्टर्स, प्रैक्टिकल, इम्पार्शल, ठीक है। ये सारे इसके जो थे ड्रॉबैक्स थे। नेक्स्ट साइंटिस्ट है लेनिन। लेनिन ने कहा कि लीडर ऑफ प्रोलिटरेट एंड स्टूडेंट ऑफ कार्ल मार्क्स, ये कार्ल मार्क्स का स्टूडेंट था, ठीक है, और लीडर था प्रोलिटरेट का, ठीक है। प्रोलिटरेट किसे बोलते हैं, बुर्जबाजी क्लास को बोलते हैं, ठीक है। और जी इसने कहा कि वैन गार्ड्स होते हैं, ठीक है। रशियन रिवोल्ट के अंदर उसने कहा कि डिक्टेटरशिप जब आई प्रोलिटरेट की तो उनको क्या कहते थे, वैन गार्ड्स। फिर वैन गार्ड्स को देखते हुए, ठीक है, डिफरेंट थ्योरीज हैं लेनिन की, थ्योरी ऑफ वैन गार्ड एंड थ्योरी ऑफ इम्पेरियलिज्म। थ्योरी ऑफ वैन गार्ड के मतलब उसने कहा कि कार्ल मार्क्स के स्टेप को उसने फॉलो किया और उसी वजह से उसने थ्योरीज दी आगे। और इम्पेरियलिज्म थ्योरी क्या कहती है कि ये हाईएस्ट स्टेज है कैपिटलिज्म की, ये इसने अपनी किताब भी लिखी 1916 में, ठीक है।
तो उसने कहा कि ये हाईएस्ट स्टेज है कैपिटलिज्म की, इम्पीरियलिज्म। लेनिन इज़ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ प्रोलिटरेट डिक्टेटरशिप, ठीक है, प्रोलिटरेट डिक्टेटरशिप की वाज़ह मिसाल था और जो है इसे लीडर भी माना जाता है प्रोलिटरेट क्लास का। ही इज़ लीडर ऑफ कॉलोनियल माइंडसेट, ठीक है। फिर जाहिर है जब वर्ल्ड वार 1 हुई तो कैपिटलिज्म भी जो है इसी वजह से हुआ, प्रोलिटरेट डिक्टेटरशिप की वजह से। ये कहता है जी कि कॉलोनियल माइंडसेट जो है एक्चुअली क्या है, कॉलोनियलिज्म विच इज़ एडवांस फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म। सो उसने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोजन जो है वो होता जाएगा और जितना ज़्यादा एक्सप्लोजन होगा उतने बड़े लेवल के ऊपर क्या आएगा, रेवोल्यूशन, जिससे आएगा पीस, लैंड और ब्रेड, तीनों चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। यानी आगे 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 फैलता जाएगा ना, जब उन्होंने आगे आगे कॉलोनियलिज्म करते गए, ठीक है, आगे आगे अपनी जो है वो हुकूमत बढ़ाते गए, कब्जा करते गए, तो उससे उन्हें क्या मिला, रेवोल्यूशन मिला। रेवोल्यूशन से क्या मिला, पीस मिला, यानी उन्हें सुकून हुआ कि हमारे हिस्से के अंदर जो है वो हमने जीत हासिल कर ली है, लैंड, उन्हें ज़मीन मिली और फिर खाने के लिए भी उन्हें चीज़ें मिली, अनाज मिला, ज़मीनें मिली। अब अगला फिलोसफर है माओ। माओ बेसिकली जो है वो कार्ल मार्क्स और लेनिन की थ्योरी को मिक्स करते हुए नया कंसेप्ट देता है पॉलिटिकल फिलोसफर्स के बारे में। उसने कुछ नया नहीं कहा बल्कि इन्हीं को आइडियाज़ को उसने अपनाया और उसने कहा कि चाइना के अंदर यही तरीका जो है राइज मुकम्मल अभी तक नहीं हुआ, ठीक है। किसी हद तक उसने कहा कि एक प्रोडक्टिव तो है लेकिन जो है वो अभी इतना ज़्यादा इम्प्रोडक्टिव नहीं है, ठीक है। उसने कहा कि इतना जो है फ़र्क नहीं आया लोअर क्लास में और अपर क्लास के अंदर, ठीक है। पीजेंट ऑफ फार्मर है, अपर क्लास जो है वो लैंड ओनर्स होते हैं और जो लोअर क्लास है वो फार्मर ही रह जाते हैं। यानी जो अमीर लोग हैं वो ज़मीनें ख़रीदते रहते हैं और ज़मीनें खरीद के वहाँ पे लोअर क्लास को रखते हैं और वो लोअर क्लास जो है वो उनकी ज़मीनों में काम करते हैं। इसी तरह दोनों के अंदर जो है वो रिलेशनशिप बस चलता रहता है। नेक्स्ट है ग्रामसी। ग्रामसी फ़िलोसफर कहता है कि मार्क्स ने जितनी बातें भी कही ना वो सारी सच है, ठीक है। लेकिन वो कहता है कि आप जो कहते हैं रेवोल्यूशन आएगा इस तरह अमीर और गरीब के दरमियान, लेकिन ये ठीक नहीं है। अगर ये ठीक होता तो फिर अमीर से अमीर तर क्यों होता जा रहा है और गरीब जो है वो गरीब से गरीब तर क्यों होता जा रहा है, ठीक है। इसने कहा कि सोशल स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होना चाहिए, लोअर क्लास और अपर क्लास के दरमियान में जो है इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, सब में जस्टिस होनी चाहिए। रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन जो है वो भी कोएर्जन के थ्रू होनी चाहिए और जो रूल है उसके अंदर मेंटेनेंस होनी चाहिए ताकि दोनों क्लासेस के अंदर जो है वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जो है वो हेजमनी क्रिएट की जा सके। फिर उसने कहा कि रेवोल्यूशन जो है वो खुद ब खुद नहीं आएगी बल्कि क्या होगा कि काउंटर हेजमनी बनानी पड़ेगी ताकि ये दोनों जो क्लासेस हैं, ठीक है, वो ठीक हो जाएं और कैपिटलिज्म का थ्रू कंसेप्ट जो है वो भी ख़त्म हो जाए। ही प्रोवाइड क्लियर इंडिकेशन टू कंसेप्ट ऑफ मार्क्सिज्म। काउंटर हेजमनी पे उसने जोर दिया, ठीक है। लोअर क्लास और अपर क्लास के दरमियान में क्या होनी चाहिए, हेजमनी होनी चाहिए। अगला फिलोसफर है फुकाल्ट। फुकाल्ट ने थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ रिकंसेप्शन ऑफ पावर। इसके मुताबिक उसने कहा कि दुनिया के अंदर उसने कहा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, जो इट इज़ एवरीथिंग एवरीवेयर इन दिस वर्ल्ड डिस्पोज इन ऑल डायरेक्शन। पावर की उसने ये डेफिनेशन दी, नो एब्सोल्यूट ट्रूथ इन दिस वर्ल्ड, ट्रूथ डिवाइड है। उसने कहा कि कोई भी दुनिया के अंदर जो चीज़ें हैं वो जो है बिल्कुल मुकम्मल तौर पे सच नहीं है बल्कि कुछ सच है और कुछ जो है वो इंसान ने खुद घड़ी हुई हैं बातें। फुकाल्ट कहता है कि पावर कैन डिफ्यूज़ थ्रू ट्रूथ, सोशल डिस्करेज एंड नॉलेज। उसने कहा है कि हम अपनी जहानत के मुताबिक, ठीक है, या पावर के मुताबिक जो है उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है फुकाल्ट ने कहा कि रियलिटी और ट्रूथ के अंदर क्या डिफरेंस है कि जस्टिफाई आवर पावर्स। ये हम इसलिए बनाते हैं ट्रूथ को ताकि हम अपनी पावर को जस्टिफाई कर सकें, ठीक है, दुनिया की हकीकत बता सकें। तो कार्ल मार्क्स ने क्या कहा कि बुर्जबाजी क्लास दी प्रोलिटरेट। अभी हम इनके ओवरव्यू देखने लगे हैं। कार्ल मार्क्स ने कहा कि बुर्जबाजी क्लास जो है प्रोलिटरेट, मैंने आपको पहले डिटेल से बताया है। रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन किस तरह कंट्रोल करते हैं सुपर स्ट्रक्चर को, यानी इन्होंने पैसे के ऊपर सिर्फ जोर दिया, ठीक है। ग्रामसी ने कहा कि रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन जो है कंट्रोल होती है हैज मनी के ज़रिए, यानी अपर क्लास में लोअर क्लास के अंदर हैज मनी क्रिएट होनी चाहिए। फुकाल्ट ने कहा कि कोई भी पॉलिटिकल पावरफुल इंसान ऐसा नहीं है कि उसने अपनी जो है पावर को जस्टिफाई करना है तो वो अपनी मर्ज़ी का सच बना लेगा, ठीक है। तो यही इसके ऊपर क्रिटिसाइज़ हुआ कि उसने जस्टिफाई जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू इनकनक्लेट द डिवीजन ऑफ ट्रूथ थ्रू आइडियाज़, सोशल इंस्ट्रक्शन एंड मीडिया। ये CSS 2023 में क्वेश्चन आया था, तो इसमें आपने फुकाल्ट की सारी थ्योरी लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट फिलोसफर है पॉल सार्त्रे। पॉल सार्त्रे बेसिकली जो था उसने सपोर्ट किया एक्सिस्टेंशलिज्म को और इसेंशलिज्म को। ये भी CSS 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है। उसने कहा कि जी हीगल ने और मार्क्स ने जो बात की है, ठीक है, वो ठीक है। उसने कहा कि मैंने जो है पॉलिटिकल डायलॉग दिया है, ठीक है, उसने किया। और उसने कहा कि ये जो हीगल और मार्क्सिज्म जो बात करते हैं थीसिस एंटीथीसिस की, सिंथेसिस एंटीसिंथेसिस की, वो जो है थीसिस जो है वो आइडिया कन्फ्लिक्ट की वजह से होता है और जो एंटीथीसिस जो है वो क्लास कन्फ्लिक्ट, यानी उसने उन्हीं की बातों को जो है वो आगे क्या किया, डिटेल से बताया।
बेसिकली ये जो है फाउंडर है एग्जिस्टेंशलिज्म का और एसेंशलिज्म का। इसके मुताबिक उसने कहा कि थीसिस जो है वो एग्जिस्टेंशलिज्म से आती है और एंटी थीसिस जो है वो एसेंशलिज्म से आती है। फिर जी हाँ, थ्योरी ऑफ फेथ दी इसने। फेथ मीन्स नॉट वांटिंग टू नो अबाउट ट्रूथ। ठीक है, फेथ का ये मतलब है यानी हम यकीन कर लें, यानी हमें जो हमारे बड़े बूढ़े बताते हैं कि ये इस तरह से है तो हम उस पर यकीन ले आएँ। ठीक है, रियलिटी पे, बल्कि रियलिटी को ना देखें बल्कि उस पर यकीन ले आएँ। सो उन्होंने कहा है कि हम अपनी 5 सेंसेस को यूज़ करते हुए, ठीक है, जो प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ज़रूरी तो नहीं है कि वो ठीक हो। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल, आप अगर बाहर खड़े हैं, ठीक है, और आसमान को देखते हैं तो आसमान कलर आपको किस तरह का नज़र आता है? नीला आता है ना। आपने कैसे महसूस किया अपनी आंखों से देख के? आपको कैसा लगा? नीला। लेकिन हकीकत के अंदर आसमान जो है वो नीला नहीं है, काले रंग का है। ठीक है, तो हमें ये ऐसा नज़र क्यों आता है? रिफ्लेक्शन की वजह से। ठीक है, सूरज की जब रोशनी पड़ती है, रिफ्लेक्शन होती है हमारे आइज़ के साथ, तो फिर हमें कलर उसका कैसा नज़र आता है? नीला। हालांकि असल में आसमान का रंग काला है। ठीक है, लेकिन नज़र हमें क्या आता है? नीला। तो हमारा ईमान यही है ना, कि हमारा यकीन यही है कि आसमान कैसा है? नीले रंग का। आप किसी से भी पूछेंगे वो यही कहेगा आसमान नीले रंग का है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि कुछ बातें सही नहीं होती लेकिन वो हमें सही लग रही होती हैं क्योंकि हमें वो वैसी नज़र आ रही होती हैं। ठीक है, कुछ फेथ जो उन्होंने कहा हमारे अंदर होते हैं, जो हमारे पेरेंट्स हमें बताते हैं, हम उस पर यकीन कर लेते हैं। गवर्नमेंट बताती है, मज़हब बताता है, टीचर्स बताते हैं, तो हम बस जो है उस पर आंखें बंद करके यकीन कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि अगर आप दुनिया को सही तरह से देखना चाहते हैं या हकीकत को जानना चाहते हैं तो आपको रेशनल करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, सर्च करनी पड़ेगी। पॉल सार्त्रे कहता है। ठीक है, डायलेक्शन जो है, ये डायलेक्शन का जो उसने कहा कंसेप्ट है, इसको अगर हम फॉलो करते रहेंगे तो एग्जिस्टेंशलिज्म को भी बिलीव करते जाएंगे। ठीक है, जो कि एग्जिस्टेंट रियलिटीज़ को जो है वो सपोर्ट नहीं करती, उससे डिफरेंट है। इट प्रोवाइड्स एस्केप रूट, नॉट प्रोवाइड रियल ट्रूथ। ठीक है, तो बेसिकली हमें ये फेथ क्या देता है कि हम जो है सिर्फ उससे फ़रार चाहते हैं बल्कि उस पर यकीन करना नहीं चाहते, सच्चाई को ढूंढना नहीं चाहते। पॉल सार्त्रे इज़ अ सेकुलर एंड एथीस्ट। ठीक है, बेसिकली जो था ये एथीस्ट था। नेक्स्ट फिलोसफर है फुकुयामा। ठीक है, फुकुयामा ने 1989 के अंदर एक ऐसे लिखा, द एंड ऑफ हिस्ट्री। सही है, इसने इसमें कहा कि एट द टाइम ऑफिशियली अनऑफिशियली देयर एन एंड ऑफ कोल्ड वार। उस वक्त कोल्ड वार जो है वो ख़त्म होने वाली थी। ठीक है, तब उसने ऐसे लिखा, द एंड ऑफ हिस्ट्री, विच ही गेव द नेम एंड ऑफ हिस्ट्री। हिज ऐसे गोज पॉपुलर एंड ही रोट अ बुक ऑन दिस टॉपिक, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड लास्ट मैन। उसने ये मजमून लिखा था तब जब कोल्ड वार ख़त्म होने वाली थी 1989 में। तो उसका ये इतना मशहूर हो गया ऐसे कि फिर उसे उस पर बुक लिखनी पड़ी उसे, जिसका नाम था द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड लास्ट मैन। तो एंड ऑफ हिस्ट्री जो थी उसने किस पे दिया? यूएसएसआर के दरमियान हो रही थी ना जंग, तो उसने कहा कि इसकी डिसइंटीग्रेशन है कम्युनिकेशन के दरमियान और वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़ के दरमियान, और एंड ऑफ आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट जो है वो अब ख़त्म हो गई है। उसने कहा कि लिबरल डेमोक्रेसी जो है वो रहेगी, रहती दुनिया तक। ठीक है, तो उसने अपने फ़िलोसफी जो है वो इसके अकॉर्डिंग थी। इसने कुछ फिर आर्गूमेंट्स दिए इसके फेवरिज्म में और कुछ जो है वो अगेंस्ट बातें की इसने इसके ख़िलाफ़। पहले जो उसने इसके फेवर में बातें की उसे डिस्कस कर लेते हैं। इंटरस्टेट वारफेयर लेस एंड आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट्स एंडेड हो गई। ठीक है, कोल्ड वार के एंड तक लिबरल डेमोक्रेसी जो है वो बढ़ती गई, ओवरऑल डिक्लाइन इन कन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, फिर अगेंस्ट जो उसने बातें की उसने कहा कि इस्लाम इज़ एन आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन एग्जिस्ट एंड इट्स काउंटर कोर्स अगेंस्ट लिबरल डेमोक्रेसी। फिर उसने कहा बहुत ज़्यादा थ्रेट्स हैं इसको, एंड केस स्टडी ऑफ अफगानिस्तान इज़ मोर स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट ऑफ दिस फिलोसफी विड्रा तालिबान। अगर इसकी फ़िलोसफी जो थी यूनिवर्सल थी तो उसका जो है हुकूमत को उसने क्यों कहा? ठीक है, तालिबान को उसने क्यों हुकूमत दी? उसने अगर कहा कि यूनिवर्सल है, हालांकि यूनिवर्सल तो नहीं है, तो ये इसकी क्या है? क्रिटिसिज्म है इसका। और अगर उसने कहा कि अगर इसकी लिबरलिज़म या लिबर्टी इतनी अच्छी है तो कम्युनिकेज़म फिर कैसे आ गया? ठीक है, और एंटीथीसिस और थीसिस कहाँ से आया? तो उसने कहा कि ये तो जारी रहने वाला अमल है और ये जो है वो ख़त्म नहीं हो सकता। नेक्स्ट जो है उसकी आइडेंटिटी भी यही बुक बनी जो उसने लिखी थी फुकुयामा ने। ठीक है, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड लास्ट मैन, उसकी शनाख्त बन गई। पॉलिटिकल ऑर्डर्स और पॉलिटिकल डे के बारे में उसने बात की और ये वाली बुक भी जो है इसी ने ही लिखी है, फुकुयामा ने। इसमें उसने माना है कि लिबरल डेमोक्रेसी जो है वो हरफ आखिर नहीं है। फिर इस बुक में वो आके मान लेता है क्योंकि इसकी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन भी फुकाल्ट ने दी है। ठीक है, और वो लास्ट मैन जो है वो नहीं बन सकी। ठीक है, मॉडर्न फ़िलोसफर जो है जो भी हैं हम वो कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है
इनके अंदर जो है आपने एक चीज़ देखी होगी कि जितने भी वेस्टर्न पॉलिटिकल फ़िलोसफर्स हैं, ठीक है, सबके ही अंदर सेकुलरिज़म जो है वो इनकी पहचान है। नेक्स्ट हमारा लास्ट जो वेस्टर्न पॉलिटिकल फ़िलोसफर है आज की वीडियो में, वो है डेस्कार्टे। डेस्कार्टे जो है वो इम्पोर्टेंट है, और इसने जो है लतीनी ज़ुबान के अंदर एक जुमला जो इसकी पहचान की वजह बना, कोगीतो एर्गो सम, ठीक है, ये लतीनी ज़ुबान का एक जुमला है, कोगीतो एर्गो सम, जिसका मतलब है आई थिंक देयरफॉर आई एम। उसने कहा कि जैसा जैसा हम सोचते हैं ना, वैसे वैसे ही हम हैं। मतलब कि उसने कहा है कि जो हम सोचते हैं वही हम हैं, कि सारी कहते हैं कि हो सकता है कि हम जो है सोचते कुछ और हों, हकीकत कुछ और हो, ठीक है। सो हु इज़ फादर मॉडर्न फिलोसफी का फादर जो है वो डिस्कार्टे को कहा जाता है। 2000 ठीक है, 2023 के पेपर में ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि कोगीतो एर्गो सम किसका सेंटेंस है, ठीक है, किस मशहूर फिलोसफर का, और जो है इसकी आगे थ्योरी फिर क्या है। तो जी डेस्कार्टे कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं है कि जो है फ़िलोसफी की बुनियाद किसी भी इंसान के एग्जिस्टेंस पर जो है वो सवाल लगा सकती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे वो कहता है कि जब हम देखते हैं किसी को बोलते हुए, खाते हुए, ठीक है, बात करते हुए देखते हैं, लेकिन जब नींद से उठते हैं तो पता चलता है। वो कहता है यानी अब अगर हम ख्वाब देख रहे हैं ना, तो ख्वाब के अंदर हमने देखा कि कोई खा रहा है, पी रहा है, लेटा हुआ है या कुछ भी कर रहा है, लेकिन जैसे ही हम नींद से उठते हैं तो हमें पता चलता है कि ये तो ख्वाब था, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है, जो हमने ख्वाब में देखा वैसा हो ही कुछ नहीं रहा। इसलिए वो कहता है कि किसी दिन भला ऐसा हो कि हम सारी ज़िंदगी जो है वो अपनी गुजारते जाएँ, ठीक है, और फिर जब हम एक दिन उठें, हम कब्र में हों, ठीक है, तो फिर हमें ऐसे लगे कि हमारी सेंसेस ने हमें धोखा दिया है, जो हकीकत में हम समझते रहे दुनिया, वैसे तो दुनिया थी नहीं, ठीक है। तो वो कहता है कि सारी दुनिया जो है वो धोखा ही है, ठीक है, सिर्फ सोचने की सेंसेस के अलावा। उसने कहा है कि इसलिए ओरिएंटेशन जो फिलोसफिकल है उस पर ज़्यादा फोकस करता है डेस्कार्टे। वो कहता है कि मिसकंसेप्शन बिकम्स ऑफ सेंसेस। उसने कहा हमारे इर्द गिर्द की जो सेंसेस हैं ना, उससे हमें मिसकंसेप्शंस होती हैं। यानी मिसाल के तौर पे अगर हम हफ्ता 10 दिन जो है वो ड्रानी फिल्में देखते रहें, ठीक है, तो हमें अपने इर्द गिर्द भी ऐसा ही लगेगा कि जैसे वही कुछ जो है हमारे इर्द गिर्द हो रहा है। तो ये किस वजह से होता है कि हम उसको ज़्यादा सोचते हैं उसके बारे में, ठीक है, इस वजह से हमें लगता है कि हमारे इर्द गिर्द जो है उस तरह की चीज़ें फिर रही हैं। मिसाल के तौर पे आप किसी और चीज़ पे गौर करना शुरू कर दें, ठीक है, तो आपको अपने इर्द गिर्द जो है वही चीज़ें नज़र आएंगी, ठीक है। तो वो क्या कहता है कि एक्चुअल रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड जो है वो कुछ और है, ठीक है, हमें सोचना चाहिए उस चीज़ के बारे में। जब हम सोचेंगे तो वो चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। इसी पे मुनहसर करता है किसी बंदे की एग्जिस्टेंस और थॉट ऑफ प्रोसेस है। लेकिन अगर वो अपने एग्जिस्टेंस को बेहतर करना चाहता है, ठीक है, अच्छी करना चाहता है, तो फिर उसे चाहिए अपना थॉट भी जो है मजबूत रखे और अच्छा रखे। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा लगेगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर हम सोचना चाहें कि अभी मैं मर जाऊंगी, मुझे ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो हमें वैसा ही डर लगने लग जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम कोई बुरी चीज़ भी हमारी ज़िंदगी में मिसाल के तौर पे हो गई है, लेकिन हम उसके बारे में अच्छा सोच रहे हैं या पॉजिटिव हैं, तो हमें अच्छा ही लगेगा, ठीक है। तो जैसा हम सोचते हैं फिर वैसा ही होता है। तो ये बेसिकली इसकी थी थ्योरी डेस्कार्टे की। तो यहाँ पे हमारे वेस्टर्न कंसेप्ट जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो है हम मुस्लिम पॉलिटिकल फिलोसफर जो है उनको स्टार्ट करेंगे, और फिर जो है उसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, और अगर आपने चैनल जो है वो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसे जो है वो सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गुड बाय।